जेई मेंस का मैंने लिटरली 20 दिन पढ़ाई करी है जेई मेंस की केवल। ऐसा ही सेम, तो मैंने कम 250 के अराउंड बताया था सबको। जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस दिन मतलब 99.958 कुछ परसेंटाइल थी मेरी। और फिर तो तो वो सही है। उस दिन मेरे ये था कि मेरे को 99.9 के अराउंड आने वाली है, लेकिन इतना था कि ये बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोच लिया था कि अब मेंस पे उतना ध्यान नहीं देना अभी। तो अरे उस दिन की एक स्टोरी थी, मेरे को शिवांश कॉल करके मार्क्स पूछा, तो मैं बताया कि 99.958 थी। तो उसके कुछ देर के बाद वो मेरे को कॉल करके बोल रहा है, भाई तू सिटी टॉपर है इस बार फर्स्ट ओ अटेम्प्ट में। भाई साहब। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने सोचा छोड़ो यार, ये तो ऐसे मजाक कर रहा होगा। मैं सो गया उस दिन। फिर कल अगले दिन हमारी कोचिंग के जो सेंटर हेड थे जो सर, उन्होंने मुझे कॉल किया कि अभी कॉन्ग्रेचुलेट किया कि सिटी रैंक 1 आई है इसमें, और अभी न्यूज़पेपर वाले तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, तो इंटरव्यू दे देना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज समर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू और आज हमारे साथ अमित है। और अमित का ऑल इंडिया रैंक 583 आया था जेई मेंस में, मतलब 2021 वाले जेई मेंस में। और वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही पढ़ रहे आईआईटी बीएचयू में। सो वेलकम टू द शो अमित। हेलो भाई। तो अपन चलो सबसे पहले तेरी स्टोरी से ही स्टार्ट कर देते हैं कि व्हाट वाज योर जेई स्टोरी, मतलब कैसे चालू किया फाउंडेशन और रिजल्ट तक की। चल बता दे पूरे एकदम ऑनेस्ट जेई मेन स्टोरी। तो स्टार्ट किया मैंने, ज्वाइन किया था फिजी ग्वालियर सेंटर 9th क्लास में। तो मैंने ज्वाइन किया जब वहाँ पे था कि पहले तो स्कूल में सब मैं अच्छा टॉप 3 में आ जाता था अपने सेक्शन में। तो वहाँ आके मुझे पता चला यार यहाँ पे तो सब सब अच्छा ही पढ़ने वाले लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पे शुरू में मेरे को लगा कि यार यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर पहला टेस्ट हुआ, वहाँ पे मेरी रैंक आई 38 पूरे सेंटर में। तो वहाँ वहाँ पे मुझे पता चला कि पढ़ना तो पड़ेगा ही यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे compete करना है तो पढ़ना पड़ेगा। और वहाँ पे मेनली 9th-10th में मेरे लिए सीखने की बात ये थी कि एक इतना पता चल गया कि पढ़ना पड़ेगा और मेहनत कैसे करनी है, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ पे और अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया था मेरा। तो वो मेहनत करते थे, वो देख के मुझे भी लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ हार्ड वर्क। तो 9th-10th का बेसिक यही था। ओलंपियाड्स बहुत सारे दिए थे 9th-10th में, उतना कुछ ज़्यादा ओलंपियाड्स नहीं हुए, थोड़े बहुत क्वालिफाई हुए थे, बहुत सारे नहीं हुए थे, लेकिन उससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला था मुझे मेनली वो। और तुमने एनटीएससी ओलंपियाड सब दिए थे क्या, मतलब सारे एनएससी जेएस दिया था, एनटीएससी भी दिया था। एनटीएससी का सेकंड स्टेज मेरा नहीं हुआ था क्वालिफाई, और प्री आरएमओ मैंने 9th-10th-11th तीनों साल क्वालिफाई किया था। आरएमओ नहीं हुआ था मेरा। आरएमओ में 10th में हाई स्कोर आया था मेरा, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ था। और बात की है एनटीएससी में फर्स्ट स्टेज हो गया था, सेकंड स्टेज नहीं हुआ था। तो ऐसा चल रहा था कि कुछ एग्जाम्स हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। तो आई वॉज मोर लाइक एवरेज स्टूडेंट था, कि ज़्यादा अच्छा ब्रिलियंट भी नहीं था, एवरेज बोल सकते हैं, इतना था 10th तक। फिर 11th में जैसे बोर्ड्स हुए 10th के, तो 11th में स्टार्ट किया जैसे जेई का मेनली। वहाँ पे भी शुरू शुरू में एनटीएससी स्टेज 2 का प्रिपेयर कर रहा था पहला 1 महीना। तो वहाँ पे थोड़ा 11th का प्रिपरेशन उतना नहीं हो पाया 1 महीना। फिर 1 महीना एनटीएससी स्टेज 2 के बाद जो मेनली स्टार्ट हुआ 11th का मेरे लिए, वहाँ पे पहले शुरू शुरू में वही चल रहा था जो 10th तक था, कि एवरेज हूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन मेनली जो चेंजेस हुए कि जब अगस्त आया 11th में, तब काफ़ी मेरे दोस्त मेरे 4-5 बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे उधर कोचिंग में। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत एफर्ट डाल रहे थे। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैं इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ जितने मैं डाल सकता हूँ। तो मैंने तब फुल फ्लेज वे में स्टार्ट किया प्रिपरेशन अपना अगस्त 11th में। और उसके बाद मतलब मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने लगी धीरे धीरे। मेनली 11th में मैथ्स तो उतना सिंपल था, कोनिक और वो सब शुरू में था, ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें उतना ज़्यादा वैसे भी दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन मेनली हो रहा था फिजिक्स में, जब वो इंटीग्रेशन वगैरह आ रहा था, एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करना होता था, तो उतना अच्छे से मुझे नहीं समझ आता था। तो मैंने सोचा था मतलब यही फायदा भी होता है फाउंडेशन कोर्सेज का कि 11th में अब थोड़ा आइडिया होता है कि पहले से पढ़ा दिया होता है अपने को 9th-10th शुरू में का फाउंडेशन का 3 महीने का जो होता है, शुरू में 3 महीने का कोर्स होता है, वो जो 11th से ज्वाइन करेगा उसके लिए ये प्रॉब्लम होती है बस कि 3 महीने में जो ब्रिजिंग होती है ना, 10th से सीधा 11th में लेवल एकदम बढ़ जाता है। तो वहाँ पे
वो फायदा होता है कि 3 महीने तुम्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 महीने के बाद सब सेम लेवल पे होते हैं, ये तो है। हाँ बट वो वही होता है ना कि अगर तूने सीधा 10 से ज्वाइन कर लिया तो तुझे थोड़ा एडवांटेज होता है। अगर तूने 11 से ज्वाइन कर दिया तो वो फर्स्ट 3 मंथ्स में ही कई बार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन गिर जाता है कि क्या एक्सपेक्ट करके आए थे। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग तो 10th के टॉपर्स ही होते हैं स्कूल्स के। करेक्ट। तो फिर वहाँ पे आके फिर पता चलता है कि अरे यहाँ पे तो सभी हाँ, तो पढ़ते हैं। इतना मैं बताऊं अगर, तो मोटिवेशन की बात है तो मेरी ऐसा है कि 4 साल मेरे को ऐसा कुछ बड़ा रीज़न मिला नहीं कि जिससे कि बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ हो या ऐसा कुछ रैंक वन आई हो सेंटर पे कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। एक चीज़ होती है कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो और पेशेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। हार्ड वर्क तुम कर लो, पेशेंस नहीं है तो भी तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हार्ड वर्क के साथ पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हार्ड वर्क, क्योंकि एक दिन में तुम्हें रिफ्लेक्ट नहीं होगा हार्ड वर्क का रिजल्ट, उसको टाइम लगता है। तो तुम्हें एक तो पेशेंट रहना चाहिए कि तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे ज़रूर, तो वही होता है, हार्ड वर्क तभी काम आएगा। और जो 11th की एंडिंग तक तो एक डिसेंट प्रिपरेशन चल रही थी मेरी 11th की एंडिंग तक। फिर स्कूल्स के एग्जाम थे, फिर जब लॉकडाउन, हमारा एक रीशफलिंग टेस्ट होने वाला था 11th के एंड में कि बैचेस रीशफल होने थे, तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। तो 11th का कोर्स एक बार रिवाइज कर लिया था पूरा अच्छे से। लेकिन फिर ये कोविड का लॉकडाउन लग गया था, तो उसके बाद सब ऑनलाइन हो गया। फिर ऑनलाइन में फ़ायदा हुआ, जबकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि नुकसान हुआ था, लेकिन मुझे एक्चुअली फ़ायदा हुआ था ऑनलाइन का। हाँ मतलब मैंने भी जितने लोगों से ऐसे बात की ना, तो मोस्ट ऑफ लोग यही बोल रहे कि उनको तो फायदा ही हुआ मतलब ऑनलाइन का। क्योंकि 11th में इतना अपन नए नए होते हैं ना 11th में जेई मोस्ट ऑफ लोग, देखो तो 12th मेनली में आने के बाद उनको फायदा हो गया कि ज़्यादा टाइम मिला और 11th का पूरा कवर कर लिया उन्होंने 12th में। मेनली तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम, जो मेरा घर तो ज़्यादा दूर था नहीं, 15-20 मिनट लगते थे, तो उतना ठीक था। लेकिन जो वहाँ पे जो टाइम लगता था, जैसे टीचर्स के आने जाने में ये सब, और तुम थोड़ी देर पहले जा रहे हो, वो कुल मिला के 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलते थे दिन में मुझे, तो वो और तू यूटिलाइज बात करने कर को रहा था मिला। कि अपन वो बैचेस की बात कर रहे थे, तो तुम्हारा क्या व्यू है उस पे कि चलो अब अगर ऑफलाइन में बात करें, ऑफलाइन एजुकेशन की बात करें तो बैचेस ही है भाई। मतलब अगर आप टॉप बैच में हो तो आपको एज होता है ज़्यादा, टीचर एच ज़्यादा एच ज़्यादा मतलब। मैं बताऊं अगर पर्सनली, तो टॉप बैच में होने का मेन फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारे आसपास के जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत अच्छा होता है। मेन बाकी वही है। टीचर्स सब पढ़ाते सेम है, और क्वेश्चन सेम होते हैं, शीट सेम होती है, मटेरियल सेम होता है। बस ये फ़ायदा होता है तुम्हारे आसपास के लोग और आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है अगर तुम ऐसे टॉप बैच में हो तो और तुम्हारे आसपास के जैसे लोग हैं वैसे ही तुम बनते हो मेरे हिसाब से। तो वो फ़ायदा वो फ़ायदा होता है। जैसे मेरे मेरे दोस्त थे, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था, मेरे बहुत मतलब ऐसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं ये 2 साल में उनसे कि मतलब ऑफलाइन का तो फायदा यही है कि वो टच रहता है कि वो पढ़ रहे तो अपने को भी मोटिवेशन आता है कि अरे सब लोग पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए। बट अगर ऑनलाइन में तो किसी को पढ़ी ही नहीं कि भाई कौन नहीं पढ़ रहा नहीं, है कौन नहीं पढ़ रहा ऑनलाइन है। में जैसे मेरे दोस्त बन चुके थे ऑफलाइन में बहुत सारे, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे कोई टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हुआ तो उसके बाद टीचर डिस्कस करते थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग भी, जैसे टेस्ट हुआ 5:30 बजे, टेस्ट खत्म हुआ, एडवांस के 2 पेपर का मॉक टेस्ट है, 5:30 खत्म हुआ दूसरा पेपर, तो हम लोग 6 या 6:30 बजे से आपस में व्हाट्सएप पे या कॉल पे डिस्कस कर लेते थे जो जो क्वेश्चन नहीं आए। तो जैसे 5 क्वेश्चन में डाउट है तो 3 या 4 तो वहीं पे सॉल्व हो जाते थे, तो मतलब सेम डे तुम्हारे डाउट सॉल्व हो गए मोस्टली। और सेम था कि जो मटेरियल हम लोग लगाते थे वो सेम मटेरियल लगाते थे, जैसे कोई बुक सॉल्व करें तो सारे वही बुक सॉल्व करेंगे, तो उसी में से डाउट्स, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करो, और नए नए तरीके पता चल जाते, इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते थे ऐसा, तो वो काफ़ी सही चीज़ थी। ये बहुत सही थी, बहुत सही चीज़ है ये, है ना सच में। हाँ, कि ऐसा फ्रेंड सर्कल बना लो कि टेंशन ही ना रहे, मतलब और सब लोग एक दूसरे की हेल्प करे। और मेरे फ्रेंड सर्कल में तो भाई ये बेस्ट बहुत स्ट्रेटेजी है भाई मतलब। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, मतलब उनका बहुत अच्छा पोटेंशियल था कि कुछ भी वो उनका ऑन डे डे दे कैन गेट एनी रैंक, ऐसा था। और तुम बात कर रहे थे, देख फ्रेंड सर्कल के अपन बात कर रहे थे फोन पे, तो हाँ, तुमने बोला कि लाइक तुम्हारे रैंकर्स थे ऐसे, लाइक 24 रैंक आया था हाईएस्ट तुम्हारा कुछ, तो मतलब 100 रैंक 200 रैंक वो अरे तुम्हारे वहन में रहते थे, वो तो मतलब उनका तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता होगा ना तुम पे। हाँ, हमारे एक सीनियर थे, उनकी
100 कुछ रैंक थी लास्ट ईयर हमसे, मतलब एक साल सीनियर थे। तो वो जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट जब हुआ था, तो वो उस ईयर ग्वालियर सिटी टॉपर थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो जनवरी में हुआ था, हमसे सीनियर बैच जो था। तो उनसे बात, उनसे ऐसा मतलब वो काफ़ी डाउन टू अर्थ थे, उनसे मतलब उनकी रैंक 1 भी आ गई थी, उसके बाद भी बात करो तो भी ऐसा नहीं लगता था कि कुछ है। वो मतलब एकदम आराम से सारी चीज़ें बताते थे। और जैसे 11th में तो सेम वैन में जाते थे, 12th में तो ऑनलाइन हो गया था। 11th में वैन में जाते थे तो उनसे बात करो ना, तो वो काफ़ी नई नई चीज़ें बताते थे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और जैसे इनऑर्गेनिक में कैसे करना है, क्या करना है। तो काफ़ी हेल्प मिली थी उससे भी। बट अगर अपन यही देखे कि अगर चलो तुम्हारे थे अच्छे कनेक्शंस, लाइक तुम्हारे वैन में ही थे वो लोग और तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था, बट कुछ लोगों का नहीं होता है फ्रेंड सर्कल अच्छा, कोई ऐसा मतलब लोकल कोचिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे तो क्या ही मतलब वहाँ का हाईएस्ट रैंक 10,000 होता है, कभी कभी तो किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ होता है वहाँ पे। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर ली चाहिए ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में शिफ्ट होना चाहिए? अगर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप ऑनलाइन में बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकते हो देन ठीक है। ऑनलाइन में ऐसी कोचिंग से बेटर है जहाँ पे आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे, तो मेरे हिसाब से वो बेटर है। लेकिन ऑनलाइन का एक बस डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे आपको थोड़े डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और उतना अच्छा 1-to-1 कनेक्शन नहीं होता जितना ऑफलाइन में होता है। बाकी तो बाकी चीज़ें सही है, ऑफलाइन ऑनलाइन में टाइम काफ़ी बचता है। हाँ और मतलब बट यही है ना कि अगर ऑफलाइन का देखे तू, चलो अपन तो टॉप बैच में थे, मतलब मैं भी टॉप बैच में ही था, तो बट अगर मैं जस्ट इमेजिन कर रहा था कि अगर मैं लोअर बैच में होता, थर्ड फोर्थ बैच में, तो मेरे फ्रेंड सर्कल पूरा मतलब बकवास ही होता और नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, ऐसा सब लोग ऐसे ही बकवास। होते ना, तो उससे अच्छा था मतलब हमारे ऑनलाइन कर लूंगा मैं। हमारे कोचिंग में क्या था, जैसे बैचेस बैचेस डिवाइडेड थे, लेकिन यार काफ़ी सारे लोगों को, मेरे दोस्त थे तो दूसरे बैचेस में, उन हमारा मतलब आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कनेक्शन नहीं थे, वो हम लोग से बात कर सकते थे, हम उनसे बात करते थे। तो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही, जैसे कई, जैसे बहुत बड़ी कोचिंग है जैसे जहाँ पे जैसे 15-20 बैच हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जैसे हमारे केस में तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता, कि अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं बन सकता। तुम अगर लास्ट बैच में हो तो बन सकता था काफ़ी अच्छे से। और वो लोग भी काफ़ी मतलब अपने कैलिबर के हिसाब से सभी अच्छा ही करते हैं, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। तुम अगर, एक तो तुम ये देखो, तुमने जब स्टार्ट किया तब तो तुम कहाँ पे थे, और तुमने एंड किया तब तुम कहाँ हो, उससे तुम्हारी सक्सेस डिसाइड होती है। ऐसा नहीं होता कि अरे ऐसे तो, जैसे अगर कोई 11th में है, तो अगर उसका तब पोटेंशियल अंडर 100 रैंक का है और उसकी 50 रैंक आ जाती है, और ऐसा कोई है जिसका पोटेंशियल था 11th में 10,000 रैंक और अभी वो अंडर 1000 मार रहा है, तो गेन तो ज़्यादा दूसरे वाले ने किया ना। लेकिन फिर भी हम रैंक पे देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये देखना चाहिए कि क्या कितना उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। एंड टेल अस मोर अबाउट योर फ्रेंड सर्कल, क्या है कुछ स्टोरीज और वो, क्योंकि बहुत सही लग रहा है तेरा फ्रेंड सर्कल भाई। अरे अच्छा। बहुत सही। एक तो तू भी जानता है एक इंसान को, शिवांश, हाँ शिवांश, हमारे बैच अपने में है। बैच का है वो। हाँ तो वो भी, हाँ तो वो भी था, उसमें 9 से मतलब 11 तुम्हारे तक फ्रेंड पढ़ा है। सर्कल में तो सबने निकल लिया ना आईआईटी, मतलब सच में। सारे मतलब ठीक है, हमारे चार चार मेन क्लोज फ्रेंड्स थे हम लोग। तो उसमें से 3 आईआईटी में, एक आई हम दोनों यहाँ पे हैं, एक आईआईटी रोपर सीएससी में है, और एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में लिया है एक ने आईटी। ओह, हाँ तो वहाँ पे, अच्छा। तो उसकी भी एडवांस में अच्छी रैंक थी, लेकिन उसको वहाँ पे लेना था तो उसने हाँ अपनी मतलब चॉइस। अरे वो मेरा ड्रीम कॉलेज था, मतलब मुझे भी वही लेना था अरे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। हाँ तो बट मैंने जान दिया, मतलब मुझे भी मिल रहा था वहाँ पे आईटी, बट जान दिया मैंने, मुझे मेरे भाई ने समझाया कि भाई क्या करेगा ब्रांच का, कॉलेज ले तो। सेम, मतलब तुम, चॉइस तो तुम्हारा होता है, तुम्हारी, तुम्हें क्या लेना है वो हम्म। तुम्हारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि यही यही ब्रांच लो या यही कॉलेज लो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा चॉइस होता है। हम्म। एंड मतलब तुम्हारे मॉक टेस्ट का क्या सीन था, मतलब तुम तो टॉपर्स में आते थे, तो तुम्हारा कैसा मार्क्स इंप्रूव हुआ या फिर कहाँ से स्टार्ट किया मॉक टेस्ट मतलब? मार्क्स इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि तुमने गलती कहाँ की है टेस्ट में। हम्म। और ये हर टेस्ट में तुम्हें गलती करके, जैसे 11th में हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे जो, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब तक तुम जो गलतियां हैं
उनको एक जगह लिख लिया करो, जो भी गलतियाँ करो, और जैसे कोई क्वेश्चन तुमने गलत किया तो उसको सॉल्व करके कहीं लिख लो, और बाद में जब रिवीजन करो तब थोड़े टाइम के बाद पढ़ते रहो कि ये किया था, ऐसे ऐसे करना है इसमें, तो फिर बाद में वो रिपीट नहीं होगी। और ऐसे तुम करोगे, जैसे तुम 100-150 मॉक टेस्ट दे दोगे तो उसके बाद तुम्हें इतना अच्छा तुम्हारे पास एक क्वेश्चन का सेट बन जाएगा कि तुम रिवीजन के लिए उसको भी यूज़ कर सकते हो, और उसमें तुम्हारी सारी गलतियां होंगी तो तुम्हें एग्ज़ाम टाइम में ये पता चलेगा कि तुम्हें क्या नहीं करना है। हाँ मतलब ये एग्जाम का ये क्वेश्चन का सेट तूने भी बनाया था क्या? मैंने मतलब बहुत ऐसा अगर मैंने मॉक टेस्ट में बहुत कोई बहुत अच्छे बहुत क्वेश्चन दिखा तो मतलब लिख लिया वो बहुत क्वेश्चन। बहुत बहुत ऐसा मैं कर एक अलग नोटबुक बना रखी थी मैंने, तो उसके लिए उसमें हाँ लिख मतलब लेता हमारे था। सर ने भी बताया था बट मैंने आधे में छोड़ दिया था वो। बट वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा कि और डाउट का लिख ये लो सीन कौन है, सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और डाउट का कई लोग ऐसा करते हैं कि एक या दो अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं बना तो डाउट पूछ लिया सीधा जाके। मेरे हिसाब से वो गलत चीज़ है, क्योंकि अगर तुम एग्जाम में, ठीक है एग्जाम में तुम्हें लिमिटेड टाइम में करना होता है, लेकिन जब तुम सीख रहे हो, जब तुम लर्निंग प्रोसेस में हो, तो तुम्हें ऐसा करना है कि अच्छे से अटेम्प्ट करो। जब बिल्कुल ही नहीं हो कि अब तुमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, अब नहीं हो रहा, तब टीचर के पास जाओ। हाँ फिर भी तब कितना टाइम देना चाहिए पर क्वेश्चन? पर क्वेश्चन, जब तुम लर्निंग प्रोसेस में तो कोई टाइम नहीं है यार। तुमसे क्वेश्चन अगर अच्छा क्वेश्चन है तो कितना भी टाइम में अगर क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर तुम जब जैसे पहली बार चैप्टर पढ़े हो तब तो कितना भी टाइम दे सकते हो, उसमें कोई नहीं है। लेकिन जब तुम मॉक दे रहे हो या ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो लास्ट में, तब तुम टाइम वेस्ट कर सकते हो। कि जैसे लास्ट में मैं कुछ बुक्स कर रहा था लास्ट 3-4 मंथ्स में एडवांस के लिए, मैं पर क्वेश्चन उसमें टाइम वेस्ट करता था। लेकिन जब ऐसा था 11th-12th में था, तब तो ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रखता था, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बस। और बुक्स कौन सी यूज़ की थी मतलब कंप्लीट डिटेल में बता दो चलो। कौन सी बुक्स? स्टार्टिंग और में रिव्यू भी बता दो कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 11th में मैंने बहुत बेसिक बेसिक बुक्स की थी। जैसे मतलब अच्छी बुक्स हैं वो, मैं ये नहीं बोलूँगा ज़्यादा ही, मतलब बहुत अच्छी बुक्स हैं। जैसे 11th में मैंने फिजिक्स में एच सी वर्मा, डी सी पांडे से स्टार्ट किया था वो। उसके बाद मैथ्स में मैंने सिंगेज, सीधा सिंगेज करी थी 11th में। और मटेरियल मिलता था कोचिंग का, वो तो है ही। और केमिस्ट्री में एक नरेंद्र अवस्थी सर की फिजिकल केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक में वी के जायसवाल सर की बुक आती है जो बालाजी पब्लिकेशन की, ये सारी। और ऑर्गेनिक के लिए 2 बुक्स की थी, एक एम एस चौहान सर की और एक हिमांशु पांडे सर की बुक्स थी जो। तो ये केमिस्ट्री का हो गया। और शीट्स केमिस्ट्री में हमें भरपूर मिलती थी। केमिस्ट्री में मतलब शीट्स इतनी मिलती थी कि शीट्स करने के बाद बहुत कम टाइम मिलता था बुक करने का, तो वो एक्स्ट्रा टाइम हमें निकालना पड़ता था कि बुक करनी है और मटेरियल भी करना है अभी। उसके अलावा और 11th मतलब बुक अगर बुक करनी है मतलब उसका मतलब क्या है एग्जैक्ट कि कितनी परसेंट बुक तुमने कंप्लीट की थी? जैसे क्योंकि मैं सबको लगता है कि अगर लर्निंग पूरी बुक प्रोसेस, कंप्लीट मैं करनी तो होती शुरू है। शुरू में तो पूरी करी है मैंने। 11th में सारी बुक्स पूरी कंप्लीट की हैं, क्योंकि तूने वो शोल पूरी कंप्लीट की है सच में? पूरी कंप्लीट की। 11th में तो पूरी कंप्लीट की है। ओह वाह। 11th में करता था पूरी, क्योंकि 11th में ऐसा था कि बेसिक बहुत डेवलप करने होते हैं। 11th में तुम करो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। 12th में तुम कर सकते हो प्रायोरिटी के हिसाब से कि तुम ऑड क्वेश्चन कर रहे हो या इवन क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर लेवल 2 पे जा रहे हो सीधा करने के लिए, ऐसा कर सकते हो। क्योंकि 12th तक तुम्हें वो बेसिक चीज़ें में उतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर 11th तुमने अच्छे से कर लिया तो। जैसे और 12th में मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। फिजिक्स में मैंने फिजिक्स गैलेक्सी और सिंगेज के क्वेश्चंस किए थे मेनली। और मैथ्स में सिंगेज कर रहा था, साथ साथ में सिंगेज तो एक टाइम पे फिर ख़त्म कर दी थी। सिंगेज जब ख़त्म हो गई उसके बाद मैंने समीर बंसल सर की कैलकुलस की बुक आती है एक, वो की थी। हाँ और वो वो तुमने वो बहुत अच्छी देखे बुक थे है। क्या वो फिजिक्स गैलेक्सी वालों ने? फिजिक्स वो गैलेक्सी की थी। यूट्यूब पे भी डाल रखे थे वो प्रीवियस नहीं, क्वेश्चन पेपर्स और वो। बुक्स जो आती है ना उसकी अलग अलग टॉपिक वाइज वो की थी। वो एडवांस इलस्ट्रेशन तो किया ही था, वो तो लास्ट में किया था एडवांस के टाइम पे। हाँ बट जो वो सेपरेट सही बुक्स आते क्वेश्चंस हैं थे है वो ना किए उसमें। थे। हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बुक है वो। और मैथ्स में ब्लैक बुक है जो, वो उतनी ज़्यादा मेरे से बनी नहीं ऑनेस्टली, हाँ लेकिन वो जितनी मैंने भी ट्राई मारी थी वो मतलब ब्लैक काफ़ी बुक बट सही काफ़ी बुक है अच्छे से, मतलब एकदम है ना। वो काफ़ी टफ बुक है। उसके लिए ठीक है आपको काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए। वो भी थोड़ी बहुत की थी, वो कंप्लीट नहीं की मैंने, थोड़ी बहुत की थी। और केमिस्ट्री में तो ये मैं जो 11th में की थी वही बुक्स कंटिन्यू की, क्योंकि काफ़ी सही लगी मुझे वो बुक्स। और फिर लास्ट टाइम पे मैंने
समीर बंसल सर की वो आती है 1000 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, एडवांस प्रॉब्लम्स, हाँ तो वो वाली की थी मैथ्स के लिए मेनली। फिजिक्स का तो एडवांस इलस्ट्रेशंस और केमिस्ट्री में नोट्स रिवाइज किए थे बस लास्ट में, क्वेश्चंस और मॉक और टेस्ट। तुमने तो मतलब बहुत ज्यादा ही बुक कर ली, बट अगर तुम सजेस्ट करोगे कि कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं कौन सी सजेस्ट करोगे? टाइम बहुत था हम लोग के पास, तुझे भी मालूम है कि 6 महीना अपना, 3-4 महीना तो कम से कम एक्सटेंड ही हुआ था, तो वो टाइम मिल हम्म गया था तो एक्स्ट्रा बुक्स कर पाया था मैं। नहीं तो हम्म फिर, नहीं तो मैं तो मटेरियल नहीं तो करने में कौन विश्वास सी रखता करते हूँ। तुम, अगर तुम्हें अभी फिर से जेई देना होता तो कौन सी बुक्स पकड़ते तुम? मैं अगर करना होता ना तो 11th की मैं सेम बुक्स रखता, एच सी वर्मा तो करनी चाहिए सबको, हम्म वो बेसिक बुक है वो तो हम्म करनी चाहिए, एच सी वर्मा और डी सी पांडे 11th में तो कर लो तुम हम्म फिजिक्स में, और 12th में फिजिक्स गैलेक्सी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी हम्म बुक है। और केमिस्ट्री में तो जो मैंने बुक्स बताई वो, मतलब वो तो कभी भी तुम 11th 12th सब में बहुत कमाल की बुक्स हैं। और मैथ्स में भी सिंगेज सिंगेज कर लेता मैं, और कैलकुलस की समीर बंसल सर की बुक कर लेता, तो यही। हम्म और मतलब तुम पर चैप्टर कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पर कोई या चैप्टर फिर डिपेंड जब तक करता है। कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब हाँ तक करते थे? कॉन्फिडेंस की बात थी, जैसे टफ सिंपल क्वेश्चन अगर जैसे 12th 11th में तो मैं सारा ही सॉल्व करता था जैसे, लेकिन 12th में हम्म आके ना ऐसा हो गया था कि ज़्यादा उतना 11th का भी फिर रिवाइज करना है, और शीट्स और मटेरियल्स भी सॉल्व करने रहते थे, मॉक टेस्ट ज़्यादा होने लगे थे 12th में। तो ये हम्म था कि 12th में तो मैं सिलेक्टेड, जैसे इजी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, अगर मेरे 100 क्वेश्चन है इजी लेवल में, तो अगर हम्म मेरे 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं छोड़ देता था उस हम्म टाइम के लिए, या फिर छोड़ देता था या फिर करता था कि 3 में से एक क्वेश्चन करना है अगले, ऐसे करते करके। तो हम्म फिर और मतलब लेवल 2, मतलब जो टफ लेवल होते थे वो तो सारे उसके सारे सॉल्व करता था मैं। और हम्म और एक चीज़ ये है कि बुक्स तो अलग हैं, तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए शीट्स और मटेरियल जो तुम्हें कोचिंग से मिलती हैं, वो हम्म वो तो चीज़ें, क्योंकि वो क्यूरेटेड होती हैं, वो काफ़ी तुम्हें जो पढ़ाया गया है ना उस हिसाब से क्यूरेटेड होती हैं, तो वो पहले कर लोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब सबसे पहला फोकस तो कोचिंग के मटेरियल पे होना चाहिए। मतलब मैंने वो ऑल इंडिया रैंक 1 का आंसर देखा था कोरा पे, हम्म। वो आकाश वाला देख, तो उसने तो यही किया था, मतलब वो आकाश के शीट्स, मतलब वो रिपीटेडली वही सॉल्व करता था, मतलब एक बार हो गया फिर से वही सॉल्व करता था। तो उसने तो भाई ये मतलब बेसिक तो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद बुक्स पे जाना चाहिए। हाँ पहले शीट्स करनी चाहिए, मैं तो यही शीट्स और हम्म मटेरियल जो कोचिंग का है, और हम्म टेस्ट रेगुलरली देना ही है, कुछ भी हो। टेस्ट अगर हम्म रेगुलरली एक टेस्ट मिस करोगे तो तुम आगे भी बहुत टेस्ट मिस करोगे, तो फिर आदत हो जाएगी हम्म तुम्हें। हाँ मतलब बहुत सारे लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते, कि हम्म। वो तो उनको तो लगता है कि अरे आपने तो अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हाँ हुआ है, तो वो चीज़ बेकार है, कैसे क्योंकि टेस्ट देना, वो सिलेबस सबसे कभी बकवास चीज़ है भाई, सच। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। हाँ मैं तो बोलूँगा कि अगर कोई किसी से पूछे एडवांस वाले दिन भी कि तैयारी पूरी है, तो वो यही बोलेगा कि 90% 95% है, अभी पूरा हाँ ना। नहीं है, वही वही बोलेगा यार। तो सिलेबस की तो हम्म वो यही बोलेंगे कभी कंप्लीट नहीं होता, टेस्ट तो देना ही चाहिए कब, हमेशा। हम्म और मॉक टेस्ट मतलब एक्सपीरियंस देता है ना, अगर तुम काफ़ी सीधा काफ़ी थ्योरी काफ़ी पढ़ के अगर सीधा जेई देने जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, अगर कुछ तुमने नहीं पूरी होने थ्योरी वाला। में पढ़ ली तो। मॉक टेस्ट में तुमने तुम्हें अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए देखो, तो कुछ नहीं भाई। मॉक टेस्ट में मेरा क्या रहता था कि 3 घंटे हम्म का अगर पेपर है तो मैं ट्राई करता था 2 hours 40 minutes या 2 hour 35 minutes में कंप्लीट करने का, हम्म क्योंकि एग्ज़ाम में होता है अलग प्रेशर। तो हम्म उसमें ये रहता है कि एग्ज़ाम में तुम्हें आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा ही चीज़ में, 15-20 मिनट हम्म या आधा घंटा, क्योंकि वहाँ पे तुम अगर यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो तुम्हारे पास कोई प्रेशर नहीं है, मॉक में इतना तुम घर पे बैठ के सही। पेपर दे रहे हो सीधा, तो क्या ही हाँ प्रेशर रहेगा। वही, और उसके बाद वहाँ पे बैठ के दे रहे हो सकता है तुम्हारी कैलकुलेशन ही गलत हो जाए एक पूरे क्वेश्चन की, हम्म वही। तो और रफर भी तुम्हारा ऐसा है कि खो जाएगा कैलकुलेशन तुम्हारा, दूसरी बार आओगे, अगर हम्म तुम दूसरी बार अटेम्प्ट करने आओगे तो तुम्हें फिर से रफर करना ही पड़ेगा, हम्म तो वही और रहता मतलब है। तो वो टाइम और का तुम मॉक में बना के रखना चाहिए कि वो, मतलब 11th में नहीं बोलूँगा, लास्ट टाइम जब जेई एडवांस से 2 या 3 महीने बचे हो तभी प्रैक्टिस करना सही रहेगा मेरे हिसाब से, कि कम टाइम में तुम हम्म मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। और तुम्हारा टाइम टेबल के बारे में तुम बता रहे थे कि, तो कंप्लीट डिटेल में बता दो चलो, कि कंप्लीट तुम्हारा दिन का कैसा शेड्यूल रहता था? काफ़ी मेरा शेड्यूल काफ़ी मतलब ऐसा रहता था कि डिसिप्लिन रहता था मैं शेड्यूल में, कम से कम तो सुबह उठ जाता था मैं 5 या 5:15 तक मैक्स, सुबह उठ हम्म के
ट्वेल्थ में बहुत अच्छा शेड्यूल यही था मेरा कि 5 to 5:15 उठ के फिर ब्रश वगैरह किया, कुछ मुँह खा लिया, फिर बैठ के 5:40 तक या 5:45 तक मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करता था। इनऑर्गेनिक या फिर जो याद करने वाली चीज़ें हैं ऑर्गेनिक में वो करता था। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए, और फिर लास्ट में ब्रेकफास्ट करने गया बीच में ब्रेक लेके, फिर प्रैक्टिस वगैरह कर ली थोड़ी। फिर ऐसा था कि ट्वेल्थ में तो सिर्फ पढ़ाई 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 होती थी, और बीच में एक 5 से 6 का मेरा फ्री रहता था, वॉक करने चला जाता था कभी कभी, उसमें मैं नहीं तो फ्रेंड से बात कर ली ऐसा बीच में। और ऐसा ही था। और रात को 10:30-11 बजे, रात का मेरा 9 बजे के बाद डाउट सॉल्विंग रहता था कि डाउट सॉल्व करने मुझे अपने सारे या तो टीचर से या फिर फ्रेंड से पूछ लेता था। तो 9 से 10:30 या 11 बजे तक, 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाता था मैं, 10:30 या 11 तक। सही था मतलब। और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जेई में कौन सी मिस्टेक्स की होगी जेई प्रिपरेशन के टाइम पे, कि अगर वो नहीं करते तो और रैंक इम्प्रूव हो जाता? हाँ, ऐसे तो बस एक चीज़ है कि 11th में थोड़ा सा मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, सही बताऊँ तो 11th में ऐसा था कि मैं ज़्यादा बोलता नहीं था क्लास में, डाउट्स वगैरह शुरू में नहीं पूछता था। तो फिर मैं उसके बाद तो लाइक आधे 11th के बाद तो आराम से मैं सारे डाउट्स वगैरह अच्छे से क्लियर किए हैं, शुरू में नहीं करता था। तो वही वही बाकी बाकी तो आई थिंक मैंने किया है भाई, बहुत अच्छे से पूरा दिया था। एंड नाउ अभी डिस्कस कर लेते कि क्योंकि क्या होता है कि अगर चलो 100% सिलेक्शन तो किसी किसी कोचिंग का नहीं होता है, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि जे एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं? कुछ लोग होते हैं कि चलो उन्होंने तो मतलब पूरा 11th-12th मजा मारे तो उनका तो छोड़ ही दो, बट देखो, जो लोग होते हैं जो मैं बताऊं, सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। तुम्हें एफर्ट तो डालना पड़ेगा इसमें। एफर्ट नहीं डालोगे तो होगा, क्योंकि सीट्स देख लो कितनी है आईआईटी में, 10,000 12,000 हार्डली हम्म तुम्हें, और एस्पिरेंट्स होते हैं 10 लाख। तो उसमें तुम्हें सीट्स तो कम ही है। अब तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें एक टॉप कॉलेज चाहिए या फिर तुम्हें सेटल होना है एक रिलेटिवली लोअर कॉलेज के में, तुम्हारे ऊपर है। तो वही बात है कि अगर तुम्हारे अंदर वो विल है कि 2 साल या 2.5 साल तुम अच्छे से डिसिप्लिन में रह के हार्ड वर्क कर सकते हो, तब तो तुम्हारा होगा यार, 100% होगा। एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन टेकिंग ड्रॉप फॉर जेई? मतलब तुझे क्या लगता है जेई के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं? पर्सनली मैं तो ड्रॉप नहीं लेता, क्योंकि ऐसा है कि ड्रॉप तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम 1 साल और उस चीज़ को टेक अप कर सकते हो या नहीं। अगर तुम कर सकते हो देन यू मस्ट गो फॉर इट। अगर तुम्हारी रैंक तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही ख़राब है तो डेफिनेटली, और तुम अगर 1 साल और उन चीज़ों को खींच सकते हो देन डेफिनेटली। नहीं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ऐसा। अगर तुम्हारी एक डिसेंट रैंक आई है फिर क्यों ही ड्रॉप लेना यार। अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, ज़्यादा खराब रैंक नहीं है, तो फिर मैं इतना तो सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम कर सकते, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम और बेटर कर सकते हो, इससे काफ़ी बेटर कर सकते हो, देन डेफिनेटली। हाँ मतलब कुछ लोगों का होता है, मतलब है ना कि उनको हाई रैंक ही चाहिए होता है। मतलब मैं एक बंदे को हाँ। जानता हूँ जिसका 1000 रैंक आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में एडवांस में, और उसने फिर भी ड्रॉप लिया था, उसके बाद उसका 100 आ गया रैंक। तो मतलब कुछ लोगों का अरे होता है बहुत कि भाई हाँ, वो चाहिए तो ही, मतलब कि बॉम्बे ही चाहिए, हाँ, यही चाहिए। तो वो लोग तो है ही। वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और अपन अभी डिफरेंस बिटवीन जेई मेन रैंक एंड जेई एडवांस रैंक के बारे में बात करते कि क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरी कर हाँ, जाता है ना बहुत टाइम पे, कि अभी तेरा भी देख ले, नहीं और देखो, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का मैं वैरी कर बताता जाता हूँ। है। देखो, मेरा तो वेरी किया, मुझे लाइक शुरू में बहुत बुरा लगा था टू बी ऑनेस्ट। जब रिजल्ट आया ना, मतलब मार्क्स देखे मैंने, रिजल्ट आया तो वो तो यार डेफिनेटली बुरा लगा कि सीधा 583 से सीधा 2700 ड्रॉप करता है जब, तो डेफिनेटली बुरा लगेगा ही। तो लेकिन वो था कि मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि जब तुम स्टार्ट करते हो और तुमने कहाँ एंड किया वो देखना है। तो मैंने अभी जैसे बताया कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था स्टार्ट किया जब मैंने, तो वहाँ पे, और उसके बाद जहाँ एंड किया 2700 एक डिसेंट रैंक है। काफ़ी लोग ड्रीम करते हैं इसके लिए, लेकिन ठीक है, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा है, लेकिन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उससे काफ़ी बेटर है। तो और अगर जो है अब यही है, इसमें कुछ चेंज अपन कर नहीं सकते, तो रेगुलर करके कोई फ़ायदा नहीं है अब। तो वही था बस मेरे लिए। और मेरे लिए अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, 583 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे
लिए 2700 रैंक थी। हाँ मतलब तूने 583 का तो यूज भी नहीं किया कुछ तो। हाँ, नहीं वो यूज करता भी नहीं, मेरे लिए एडवांस था जो था हम्म। स्टार्टिंग से। और बट क्या ही रीजन हो सकते हैं फिर भी, क्योंकि मैं भी एक बंदे को जानता हूँ जिसका जेई मेंस में 300 रैंक था, और फिर उसने एडवांस में पता नहीं क्या कर दिया भाई ने, मतलब तो वो देखो मतलब मैं मैंने बताऊं, वो मेरा रेस्ट, मैसेज भी नहीं देख रहे बाद में एडवांस के रिजल्ट के बाद, मतलब उसने बहुत बकवासी कर दिया था एडवांस। अरे एडवांस में क्या होता है कि रेस्ट का, तुम अगर रेस्ट ले रहे हो किसी क्वेश्चन में, हम्म। 5 से 10% हर किसी का रिस्क होता है उसमें। हम्म। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिस्क सही, रिस्क पे तुम्हें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है। जैसे हम्म। मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव स्कोर मेरा 188 था, हम्म। तो और हाँ मतलब टोटल यही है कि फाइनल एक फाइनल एक स्कोर अगर मेरा 172 था। तीन ऑप्शंस करेक्ट है और तुमने एक गलत चूज कर लिया, खत्म ना, फील्ड हाँ, सीधा वो -2। तो अरे वो डिपेंड करता है। देखो मैं फर्स्ट पेपर में रेस्ट लिया था अच्छे से, हम्म। केमिस्ट्री में मल्टीपल में बहुत रेस्ट लिया था मैं, हम्म। तो उसमें काफी नेगेटिव हुए थे। तो वही है बस, जहाँ पे शायद पार्शियल मिल सकते थे, लेकिन फिर भी क्या है, वो तो पेपर में कर दिया मैंने, मुझे उसका कोई, आई डोंट थिंक रिग्रेट है उसका। हम्म। हम्म। और फिर तुमने अपनी प्रिपरेशन का मतलब कैसे की कि एडवांस के लिए, मतलब चलो जेई मेंस हो गया तुम्हारा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया जे एक अच्छा रैंक, तो फिर जेई उसके मेंस बाद कैसे किया तुमने जेई एकदम? मेंस जेई मेंस का मैंने लिटरली 20 दिन पढ़ाई करी है जेई मेंस की केवल। ओह वाह। केवल तो उसमें भी मैंने क्या किया, जैसे फाइन बाकी जो टॉपिक सिमिलर एडवांस और मेंस के, वो तो कुछ करना नहीं था। हम्म। जब जनवरी तक हमारा, दिसंबर में कोर्स कंप्लीट हो गया था, हम्म। 15 या 20 दिसंबर तक, तो जनवरी में हमने ये किया था। जनवरी में पूरा एडवांस का एक बार रिवीजन कर लिया, हम्म। और फेब में स्टार्ट किया। मेरा 25 को शिफ्ट था जेई मेंस का, फेब में। हम्म। तो मैंने फेब में स्टार्ट किया, हाँ फेब में स्टार्ट किया। उसके बाद शुरू में जो मेन के टॉपिक्स होते हैं अलग से, हम्म। जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, इसमें मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स हो, मैथमेटिकल रीजनिंग, और हम्म। फिजिक्स में डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह, हम्म। सेमीकंडक्टर्स, और केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, वो सब मैंने पढ़े 10 दिन पहले। और लास्ट के 10 दिन मेरे मतलब 11 से 20 तक, लास्ट के 4 दिन मैंने कुछ नहीं किया था मेन से पहले। 11 से 20 तक मैंने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दिए 10 लगातार। तो उसका मैं स्कोर बताता हूँ तुम्हें। उसका स्कोर मेरा इस टाइप का आ रहा था कि 10 में से शायद 4 में मेरे 99 पॉइंट कुछ, 99.4 या 99.5 क्रॉस हो रहे थे, और हम्म। 4 ऐसे थे जिसमें 98 में आ रहे थे मेरे परसेंटेज। तो टोटल 10 में से 6 में मेरे बस 99 क्रॉस हुए थे। तो ओह। वो मेरे को था कि यार ये तो उतना अच्छा हो नहीं रहा, तो था कि उस थोड़ा कॉन्फिडेंस गिर गया था उस टाइम, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। कि हाँ हाँ फिर मतलब मैं, 500 रैंक के करीब करीब तो नहीं आ रहा था भाई स्कोर, मतलब हाँ ऐसा। उसके बाद जो पेपर था, पेपर वाले दिन मैं अच्छे से पूरी अच्छी नींद ली थी, और जब गया पेपर देने, तो मैं 3 बजे से शिफ्ट था मेरा, मैं 2 बजे जाके बैठ गया था एग्जाम हॉल में। हम्म। तो 1 घंटा मैं शांति से बैठा था यार, शांत दिमाग। और पेपर आया जैसे, वो हम्म। पेपर मैं सही बता रहा हूँ, मैंने 3 घंटे का पेपर था ना, मैंने 2 घंटे 5 मिनट में मेरा पेपर पूरा कंप्लीट जितना आता था मुझे। ओह वाह। वो मतलब काफी, मतलब ऐसा पेपर, बस केमिस्ट्री क्योंकि बहुत सिंपल आती है इसमें मेंस में, तो हम्म। केमिस्ट्री 15 से 20 मिनट में हो जाती है, मेरी हो जाती थी। वो और 15 से मैथ्स और 20 मिनट फिजिक्स, में? केमिस्ट्री बस कुछ, केमिस्ट्री आसान रहती है क्योंकि पहले जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आती है जो एमसीक्यू होते हैं, हाँ हाँ। और न्यूमेरिकल्स में बस आता है जो फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली टाइम लग जाता है। तो हम्म। उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स करनी होती है बस, तो वो भी एक डिसेंट पेस पे कर लिया था मैंने, क्योंकि उस दिन था मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, फ्लो बहुत अच्छा चल रहा था, तो पेपर बहुत जल्दी कर लिया। हम्म। और मेरे को उस टाइम जो मैंने बहुत कंट्रोल किया लास्ट के 40-50 मिनट, कि मेरे को नेगेटिव में मार्क्स नहीं जाने देना इसमें, हाँ क्योंकि एक्स्ट्रा वो करने के फीलिंग रहती ना, चक्कर में। अगर तूने 2 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लिया तो तेरे को भी लगता है कि हाँ कुछ गलत तो नहीं कर दिया कि 2 घंटे में कैसे पेपर खत्म हो गया। हाँ, तो मैं पांच पांच क्वेश्चंस में छोड़ के आया था उसमें टोटल। हम्म। हाँ तो मतलब कितना, 70 और क्वेश्चंस सही है फिर। हाँ 70 क्वेश्चंस करके आया था मैं टोटल हम्म। उसमें। तो और जो उसमें मेरे 3 गलत हुए थे टोटल, तो ओह। 265 मेरा फाइनल स्कोर था। हम्म। जब मैंने चेक किया, जैसे चेक किया था मार्क्स मैंने, हम्म।
तो मुझे पता था 265 आ रहे हैं, लेकिन मैंने बस अपने पेरेंट्स को पता था, मेरे पेरेंट्स को कि 265 आ रहे हैं। बाकी जिसने भी पूछा था मैंने 15 या 20 मार्क्स कम करके बताए थे, क्योंकि ऐसा होता था कि मैं मॉक टेस्ट में कैलकुलेट करता था ना, तो मेरे मार्क्स कम हो जाते थे, फाइनल मार्क्स कम आते थे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस बार कम ही बताता हूँ भाई, कम ही मेरे बताता साथ हूँ। भी ऐसा ही होता था। हर बार मैं जब भी बताता था ना कुछ ज्यादा मार्क्स, रियल मार्क्स मैंने जितने कैलकुलेट किए उससे कम ही आते थे। तो मैंने भी यही बताया था, मेरा फेब में 251 मार्क्स आया था, तो मैं 200 ही बोल रहा था सब लोग कि मेरा 200 ही आ रहा है भाई। उसके बाद 251 आया तो सब लोग ऐसा बोलने लगे भाई क्या कैलकुलेशन किया था तूने। अरे भाई, अरे ऐसा ही सेम। तो मैंने कम 250 के अराउंड बताया था सबको। जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस दिन मतलब 99.958 कुछ परसेंटाइल थी मेरी। और फिर तो तो वो सही है। उस दिन मेरे ये था कि मेरे को 99.9 के अराउंड आने वाली है, लेकिन इतना था कि बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोच लिया था कि अब मेंस पे उतना ध्यान नहीं देना अभी। तो अरे उस दिन की एक स्टोरी थी, मेरे को शिवांश कॉल करके मार्क्स पूछा, तो मैं बताया कि 99.958। तो उसके कुछ देर के बाद वो मेरे को कॉल करके बोल रहा है, भाई तू सिटी टॉपर है इस बार फर्स्ट ओ अटेम्प्ट में। भाई साहब। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने सोचा छोड़ो यार, ये तो ऐसे मजाक कर रहा होगा। मैं सो गया उस दिन। फिर कल अगले दिन हमारी कोचिंग के जो सेंटर हेड थे, जो सर, उन्होंने मुझे कॉल किया कि अभी कॉन्ग्रेचुलेट किया कि सिटी रैंक 1 आई है इसमें, और अभी न्यूज़पेपर वाले तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, तो इंटरव्यू दे देना। तो भाई एकदम सडन था, तो एकदम लग रहा था कि क्या क्या ही हो गया। फिर वो चीज़ हुई। फिर वो उतना भी मेरे लिए उतना, मेरा तो मेन एम था एडवांस का, तो ये चीज़ें ठीक है हो रही है। फिर स्कूल के प्रैक्टिकल से उसके जस्ट बाद वो सब दिए, फिर एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फिर मैंने फुल फ्लैश फिर से। तो क्या था कि बोर्ड से मई में, हाँ मतलब पहले तो पता नहीं था ना कि कैंसिल होने वाले हाँ, हैं। पहले पता हाँ नहीं था मतलब कि मैं कैंसिल भी हो रहे यही पकड़ हैं। के चल रहा था कि यार तो बोर्ड्स कैसे कैंसिल हो सकते हैं, मतलब ये लोग करेंगे हाँ, प्रोटेस्ट करेंगे, ये बच्चे टाइम पास करेंगे फोकट में, हम पढ़ लेते। तो मैं भी यही कर रहा था कि मैं पढ़ रहा था बोर्ड्स का, बट बाद में तो उड़ा मेरा गया ये था वो। कि बोर्ड्स का मैं जो ब्रेक मिलेगा उसमें पढ़ूंगा बीच में, जो पेपर्स के बीच में ब्रेक मिलेगा, क्योंकि पीसीएम मोरलेस मेरा पीसीएम में उतना कुछ लगेगा नहीं टाइम। इंग्लिश में पढ़ना है अच्छे से, इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, और फिजिकल एजुकेशन भी मैंने सोचा था ब्रेक में पढ़ूंगा। और फिर एक महीना अप्रैल में पूरा एडवांस को दिया मैंने अच्छे से। तो फिर पता चला कि पोस्टपोन हो गया बोर्ड्स। हाँ पहले पोस्टपोन हो तो गया था। फिर वहां पे फिर देखा, फिर किया, फिर एडवांस करता गया। तो कुछ एक हमारा डिवीजन बैच चला था, तो उसमें भी वो भी अच्छे से कर रहा था। उसके अलावा काफी सारे मॉक टेस्ट इसमें बीच में दिए। और उस टाइम यार एक तो बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी जब। तो मतलब ऐसा था कि हर दूसरे इंसान को कोविड हो रहा है, और काफी सीरियस। और अरे मेरे एक फ्रेंड को हो गया था, शिवांश को हो गया था कोविड उसमें। हाँ, तो वो था कि फिर बीच में मई में ही हुआ था शायद उसको। और वो काफी नेगेटिविटी, तुझे भी मालूम है कितना वो चल रहा था उस टाइम। तो फिर दिमाग भी खराब होता था उस टाइम। मैंने स्टार्ट किया था कि 5 से 7 बजे तक मैं शांति से बैठता था, कुछ नहीं करता था। हाँ मतलब तो उस टाइम दिमाग पे को वो एनवायरनमेंट भी पीस। मतलब ऐसा पूरा नेगेटिव नेगेटिव हो हाँ, गया था, न्यूज सब हाँ, जगह पे वही चल रहा था। न्यूज़ तो देखना ही बंद कर दिया था मैंने एकदम। और फिर पता चलता है कि बोर्ड्स कैंसिल हो गए हैं। वही मतलब शिवाज तो को अब इसमें हुआ था क्या, जेई मेंस के बाद वाले में? क्या? मतलब शिवांश को कब हुआ था? हाँ, 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 ओ अरे मुझे लगा उसको मई 12th में हो गया में। था उसको पहले से ही। अरे नहीं, भाई नहीं, साहब मई फिर में तो हुआ था। पेपर पेपर के टाइम पे मतलब। हाँ, अरे मई में हुआ था उसको। अरे तो उसमें तो हाँ, बहुत तो ज्यादा ही मतलब ये हो गया होगा है ना। नहीं, उसको उतने ज्यादा सीरियस नहीं था। वो घर पे ही था, ज्यादा कुछ सिम्टम्स, थोड़े बहुत सिम्टम्स थे, माइल्ड सिम्टम्स थे उसको। तो वो घर पे ही था। उसके अलावा तो जब जैसे बोर्ड कैंसिल हुआ, फिर तो लगा कि यार अब इतने टाइम करूंगा क्या मैं। ऐसा था कि काफी प्रिपेयर किया था, क्योंकि तुम एक लेवल तक सैचुरेशन आ जाता है कई बार पढ़ पढ़ के कि हाँ। लेकिन फिर मैंने, चलो ठीक है, हम लोग जो फ्रेंड्स से सब डिसाइड किया कि चलो कुछ बुक्स करेंगे और टेस्ट देंगे, डिस्कस करेंगे सभी चीज़ें। तो वही करते गए। फिर
ऐसे एडवांस आई गया 3 अक्टूबर दिया, फिर हो गया। फिर वो दिन का अलग सेटिस्फेक्शन था यार, जब एडवांस दे के घर जा रहा था मैं। अरे मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग घर जा रहे थे तो कार पार्क की हुई थी, तो वहां पे इतना ट्रैफिक था मतलब सेंटर पे कि रोड, जो मेन रोड थी सेंटर से, वो 50 या 100 मीटर्स थी हार्डली। लेकिन वो 50-100 मीटर्स में हम लोगों को 25 से 30 मिनट लगे कार को निकलने में वहां से। हाँ मतलब वो सेंटर पे तो भाई होती है भाई उतनी, है ना। सब बहुत पेरेंट्स ही बहुत। आए होते वहां पे तो सीधा मतलब और सब बच्चे, और जैसे बच्चे का एग्जाम है, बच्चे का एग्जाम है। मैं जैसे जा रहा था घर, तो तब यार दिमाग में आ रहा था पूरा लास्ट 2.5 years क्या क्या किया, कहाँ से क्या। क्योंकि मेंस तक तो मैं इतना बताऊं कि मैं कोई टॉपर नहीं था, ना मैं सेंटर में टॉप करता था, ना मेरा ऐसा कुछ था कि कुछ की टॉप करने वाला हूँ। फिर मेनली लाइमलाइट आई थी जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही। तो हाँ, तो वो देख रहा था, वो सोच रहा था मैं कि क्या मतलब, क्या जो मैंने सोचा था वो शायद अचीव हो गया मेरे लिए। और जब चेक किया था तब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर था कि कम मार्क्स आए हैं, लेकिन ठीक था कि सेटिस्फेक्शन ज़्यादा था कि किया तो एटलीस्ट जो सोचा था वो किया। So, फिर 15 अक्टूबर को फाइनली कंफर्म हो गया कि कर लिया है अपने। और मतलब तेरी जोसा की क्या स्टोरी थी, क्योंकि भाई तुझे मतलब जो अगर तू चलो आईआईटी छोड़ दे, बट तो तुझे जो चाहिए वो कॉलेज में जो चाहिए वो ब्रांच मिल रही थी ऑलमोस्ट 583 जोसा रैंक से। का मैं बताता हूँ। जोसा पे तो मुझे मालूम था मेन से मुझे जो भी मिल सकता है मेंस की रैंक पे मुझे सब मिल जाएगा। हाँ वही ना भाई, जो चाहिए वो मिल लेकिन जाएगा तुझे। मेरा स्टार्टिंग से क्लियर था आईआईटी जाना है। क्लैरिटी। तो था, क्लैरिटी था भाई। मेरे को 500 आती, 5000 आती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो वहां पे क्लियर था। तो मैं हमारे कोचिंग के टीचर्स ने काफी हेल्प की थी जोसा में हमारे। उन्होंने हमारे सीनियर से, जो हमारे कोचिंग से पास आउट हुए थे सीनियर्स अलग अलग आईआईटीज में, उनसे सबसे बात कराई। तो कम से कम मैंने, नहीं तो फिर भी 20 से 25 लोगों से बात की होगी। तो सबसे बात करके मैंने अपने 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 ऑप्शंस बताए जो थे मेरे पास, कि मेरी रैंक पे मुझे ये सब मिल सकता है। तो जो मैक्सिमम लोगों ने बोला कि आईआईटी बीएचयू इलेक्ट्रिकल बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बेस्ट ऑप्शन है, तो ये मैंने ऊपर भरा था सबसे। मतलब ऊपर तो सब सीएससी भरते सारे आईआईटी के, इलेक्ट्रिकल वगैरह वो सारे हाँ आईआईटीज मतलब के तेरा ऐसे। कितने नंबर तो पे था वैसे ये वो आईआईटी बीएचयू इलेक्ट्रिकल? आईआईटी बीएचयू इलेक्ट्रिकल मेरा था शायद 28 या 29। ओह सही। टोटल मैंने 40 चॉइसेस, 41 या 42 चॉइसेस भरी थी। शुरू के तो मुझे मालूम था, मुझे क्लियर था कि ये तो यही मिलेगा मुझे। मॉक राउंड में भी यही मिला था, और 6 राउंड, ऑल 6 राउंड्स में भी यही मिला था। तो काफी सही ये तो। हाँ मतलब ये कर लेना चाहिए है ना, कि जोसा के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि सबसे बात कर लो, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए वही जोसा के टाइम टाइम है। पे। और यहाँ पे एक चीज होती है इमोशंस, तुम्हें इमोशंस अलग रख के करने हैं। कि तुम्हें ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के लिए कि कोई ड्रीम कॉलेज है तुम्हारा, और दूसरे कॉलेज में तुम्हें बेटर चीज मिल रही है। हाँ हाँ तो वो चीजें, इमोशंस को साइड में रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो हाँ, जोसा ये के टाइम मेरे पे। साथ भी हो गया था कि मतलब वो रुड़की में मैकेनिकल मिल रहा था, और रुड़की मतलब भाई क्या ही कॉलेज है वो, फिर भी फिर भी इलेक्ट्रिकल ही ले लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं। एंड व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम जेई प्रिपरेशन? जेई प्रिपरेशन से यार एक तो पता है कि मुझे, कि मैं अगर अच्छे से डिसिप्लिन में रह के हार्ड वर्क करूंगा तो मैं कर सकता हूँ कुछ भी। ये चीज आ गया। और दूसरी चीज है कि तुम ये सीख गए हो कि तुम्हें हर किसी इंसान से उसकी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, जो भी तुम्हारे अराउंड है, क्योंकि हर किसी से तुम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हो। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि यार मैं इससे अच्छा कर रहा हूँ, मैंने इससे अच्छा किया है तो ये मेरे से बुराई है। ऐसा जो भी बिलीव करता है वो तो यार गलत है। क्योंकि कोई भी इंसान आज हो सकता है तुम मुझसे अच्छा कर रहे हो, कुछ 2 साल के बाद वो तुमसे अच्छा करेगा। तो वो चीज अलग, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सीखना चाहिए हर किसी से। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल में भी काफी लोग हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। मैं सबसे बात करके उनसे काफी चीजें सीखने को मिलती है मुझे।
काफी सही लोग हैं यार इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अपने, हाँ सब जितने लोगों से बात की सब अच्छे हैं। हम्म तो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मतलब अगर कंक्लूजन भाई निकालने की बात करें इस वीडियो की, तो ये है कि भाई सबसे अच्छा फ्रेंड सर्कल बना भाई, बेस्ट है ना। फ्रेंड्स फ्रेंड बहुत सर्कल ही बहुत सबसे सपोर्टिव, ज्यादा मेरा इम्पोर्टेंट है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब वो तो लाइफ लॉन्ग लास्ट करेंगे, जो मेरे फ्रेंड्स बने जेई में, हम्म और काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन अभी भी हम लोग काफी ज्यादा आपस में अच्छे से, मतलब अभी मीट भी किया था कुछ दिन पहले। काफी लोग तो कॉलेज चले गए हैं, बाकी दोनों, मैं और शिवांश अभी यहीं पे हैं, हम्म तो वो दोनों कॉलेज जा रहे थे तो हम लोग मिल के भी आए एक दिन अभी। तो काफी अच्छा, अभी भी जेई के बाद भी काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, और जेई में तो काफी ज्यादा काम हाँ आता है यार, मतलब जे में तो फ्रेंडशिप भाई अगर क्या अच्छा ही ग्रुप था तुम्हारा, सच में अगर बात करें तो। बहुत अच्छा था। चलो बाय।